हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज है इसमें आपका असर्शन रीजन, केस बेस्ड, इमेज बेस्ड, हर तरीके के एमसीक्यूज जो कि पेपर में आने वाले हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, तो इनके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। अब सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। तो स्टेटमेंट 1 दिया है कि बोरिंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई भी जो नेशन है वो बोरिंग्स कर रहा है वर्ल्ड बैंक से और यहाँ पर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को खत्म करना चाहता है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो बोरिंग्स हमेशा कैपिटल अकाउंट में आती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। सेकेंड इज हमारा स्टेटमेंट 2, दैट इज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ऑफ कोर्स ये बात है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो अपने आप में ही जो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये भी सही हो जाता है। तो जो सी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये अपना सही हो जाता है सी ऑप्शन। अब अपन सेकंड पर चलते हैं। तो यहाँ पे आता है द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज। तो नेशनल इनकम तो सेम है पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में यहाँ पर किस चीज का डिफरेंस होता है सबको पता है, बिना ऑप्शन देखे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब हम लोग आगे चलते हैं तो अपना एक चॉइस वाला क्वेश्चन आ जाता है जो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को रियल फ्लो यहां पर रिप्रेजेंट करना है। सो रियल फ्लो की अगर मैं बात करता हूं तो रियल फ्लो में हमारा जाता है फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में सर्विसेज आना चाहिए। तो अगर मैं बी ऑप्शन को देखता हूं यहां पर जिसमें दोनों ही चीजें आ रही है तो इसको डायरेक्टली करेक्ट कर देता हूं। बहुत ही ईजी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जरूर पढ़ लेना, उसका एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो यहां पर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड एज। तो यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट, बैंक रेट, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन आता है दैट इज बी, बैंक रेट। अब एक चीज यहां पर आप लोग को समझना है कि जब भी आप लोग रेपो रेट या बैंक रेट के बारे में लिखोगे तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को यहां पर जो है बताना पड़ेगा, तभी वो सही होगा, वरना नंबर कट जाएंगे। अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं तो आ जाता है केस स्टडी। तो यहां पर बोला गया है कि द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर द वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। यानी कि दोनों ने नॉर्म्स को यहां पे खराब किया था, दोनों बैंक्स की बात यहां पे की गई है। तो यहां पर कौन सा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक बताया गया है? इश्यू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू द पब्लिक, बैंकर टू द गवर्नमेंट या फिर बैंकर्स ऑफ बैंक। तो देखो करेंसी तो इशू नहीं कर रहा है, बैंकर टू द पब्लिक की बात नहीं की जा रही है, गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है बैंकर्स ऑफ बैंक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जहां पर स्टेटमेंट 1 आ जाता है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक्स। ऑफ कोर्स ये बात है, जो जनरल पब्लिक अपना पैसा रखती है उसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, तो ये भी सही हो जाता है। और स्टेटमेंट 2 पे बोला गया है कि सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स टू द पीपल। तो सेकेंडरी अपने डिपॉजिट कौन से जाते हैं? जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स लोगों को। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं एंड हमारा सी ऑप्शन है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने 6th क्वेश्चन पे, दैट इज सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ का डेफिसिट आया। द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर 5 टाइम्स द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स वुड बी डैश करोड़। तो यहां पर देखो बहुत सिंपल सी इक्वेशन इनने हमको बोली है, उसको मैं यहीं पे सॉल्व करवा देता हूं कि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो 50,000 है और यहां पर इसके इक्वल्स टू में आपका जो बैलेंस जो आपका इंपोर्ट है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूं तो अगर वो x है तो हमारा जो इंपोर्ट है दैट इज 5x। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो x की वैल्यू है दैट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी। तो अगर मैं इसको 4 कर देता हूं तो 4 1 जा 4 बचा 1 4 2 जा, तो 12,500 हमारा सही आंसर यहां पे आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हमारा चॉइस क्वेश्चन यहां पे आता है कि गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो यहां पर गिफ्ट्स और रेमिटेंसेस हमारे हमेशा करंट अकाउंट में आएंगे एंड क्योंकि हमने इनको सेंड किया है बाहर तो ये हमारे लिए डेबिट होगा। तो क्योंकि जब भी हमको लॉस होता है तो हम डेबिट करेंगे, जब भी पैसा आएगा तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। सो डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है।
और हम लोग आगे चलते तो 7th यहां पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है जिसका ए पार्ट है कि इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 4, डिस सेविंग इज -60, आइडेंटिफाई द सेविंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां पर देखोगे अगर हम लोग ऑप्शंस को, तो यहां पर सारे ऑप्शंस में ही हमको -60 दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एमपीएस की वैल्यू निकालना है। अब एमपीएस की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया गया है, तो k इक्वल्स टू 1/MPS होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो अगर आप 1/4 यहां पर रखते हो और 4 से उसको डिवाइड करते हो तो 0.25 आपका आंसर आना चाहिए। तो यहां पर आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब चॉइस क्वेश्चन में हमें दिया है कि फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल्स टू 205 प्लस 0.9y द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी। तो यहां पर हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, क्योंकि यहां पर हमको कंजम्पशन फंक्शन से MPC मिल चुका है। तो अगर हम लोग k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC लगाते हैं तो आप लोग बताइए कि यहां पर अगर 1 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा। तो अगर मैं यहां पर 1/0.1 करता हूं तो यहां पर डेसिमल कैंसिल होकर ऊपर 0 चला जाएगा, सो 10 इज योर आंसर। एंड अगर मैं ऑप्शन यहां पर बी देखता हूं सो 10 इज माय रियल आंसर। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 8th पे चलते हैं, असर्शन रीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोला गया है असर्शन में दैट इज कि बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1। सो जब मेरा यहां पर जो कंजम्पशन होता है और जो इनकम होती है वो इक्वल होने से पहले, ठीक है, इक्वल होने से पहले यहां पर एपीसी की क्या वैल्यू होती है, तो एपीसी याद रखना हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब हमारी इनकम कम होती है तो कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा ये चीज हो जाती है। अगर हम लोग रीजन की बात करते हैं तो एपीसी जो है इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, पर पहले वाले में हमको यहां पर फैक्टर्स बताए गए हैं, नीचे वाले की बात करता हूं रीजन में तो इसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो रीजन जो है वो करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं बी ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा, दैट इज असर्शन रीजन ट्रू तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पे नहीं है। अगर हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहां पे आता है कि अ सिचुएशन इन विच अ एबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट इज रिफर टू एज डैश सिचुएशन। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एक एबल बॉडीड है, यानी कि मेरे जैसा, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता है। सो यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहां पर मैं बोलूंगा कि जो करेक्ट आंसर है दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैं खुद काम नहीं करना चाहता हूं, इसलिए वॉलेंट्री यहां पर वर्ड आएगा। यहां पर 10th क्वेश्चन पे चलते हैं तो आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 0, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज बी, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। तो इजी न्यूमेरिकल था, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इन द एनुअल बजट ऑफ 22 से 23 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 65,000 करोड़। ठीक है, तो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। सच प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज डैश रिसीट्स इन द गवर्नमेंट बजट एज इट लीड्स टू डैश ऑफ द गवर्नमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग करते हैं, यानी कि हम अपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके शेयर्स को बेच रहे हैं, और जब भी हम शेयर्स को बेच रहे हैं तो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन यहां पर हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, और एसेट कम होने की वजह से, बेचने की वजह से यहां पर पैसा आएगा। सो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से शेयर्स में यहां पर फर्क आ रहा है, सो इसको हम लोग कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। साथ ही साथ यहां पर डिक्रीज होंगे हमारे एसेट्स। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है, कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि असर्शन यहां पर बोल रहा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन सरप्लस इफ ऑटोनॉमस रिसीट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स। तो यहां पर सरप्लस कब होगा, जब ऑटोनॉमस ग्रेटर होगा ऑटोनॉमस पेमेंट से। बिल्कुल यहां पर सही है ये वाला असर्शन। रीजन की मैं बात करता हूं तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो यहां पर डिफरेंस से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहां पर असर्शन तो सही है पर रीजन यहां पर गलत है। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये अपना सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो यहां पर बोला गया है द इंड्यूस्ड कंजम्पशन शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सो इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब होता है कि ऐसा कंजम्पशन जो कि इनकम के हिसाब से चेंज होता है। तो यहां पर वही चीज बोली गई कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन और इनकम का, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ऑफकोर्स ये बात, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कंजम्पशन भी ज्यादा होने लग जाएगा। सो यहां पर जो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 है वो दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन अपना सही है।
अगर मैं फोर्थ पर चलता हूं तो मिस इकरा अंसारी, अ टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग इन हर क्लास अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स. शी कोटेड दैट these deposits form a part of M1 measure of money supply and are payable on demand by the commercial banks. ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिपॉजिट जिसकी वो बात कर रही है. तो यहां पर M1 की बात कर रही है, सो यहां पर डिमांड, टाइम या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आएगा. सो M1 का फॉर्मूला याद करो, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI. सो यहां पर जो ओनली वन है A, दैट विल बी द राइट आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पे चलते हैं तो यहां पर आ जाता है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट डेटेड 22 जून 2022, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज एन आउटफ्लो ऑफ $US बिलियन मेनली फ्रॉम द इक्विटी मार्केट. ठीक है, सो द अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट ऑन द डैश साइड ऑफ द कैपिटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया. देखो बहुत सिंपल सी बात है. अगर मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं तो जैसे पहले मैंने बोला था कि ये तो अपना कैपिटल अकाउंट का ही काम है. अब इसने बोला है कि यहां पर आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि पैसा जा रहा है, सो यहां पर डेबिट आएगा. सो यहां पर अगर हम देखते हैं, सो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है, जहां पर कैपिटल और डेबिट दोनों दिया गया है. क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जहां पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है. तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all the final goods and services added by all the three sectors of the economy during a fiscal year. इसका मतलब समझा देता हूं कि यहाँ पर जो GDP होता है वो सम टोटल होता है जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमको तीनों सेक्टर से मिलता है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्जरी हो. तो ये तो भैया बिल्कुल स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 की बात करता हूं तो यहाँ पे जाता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहा है, जो कि फिर से बिल्कुल सही हो जाता है, GVA ही हमको मिलता है. सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है. अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चॉइस क्वेश्चन में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर हमको आइडेंटिफाई करना है फ्लो को. सो यहाँ पर जो B एंड D, तो यहाँ पर B एंड D की बात करते हैं तो B जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड जो D है वो बात कर रहा है फैक्टर सर्विसेज की. तो जब भी सर्विसेज साथ में आ जाए तो याद रखना हमेशा रियल फ्लो ही होगा. तो यहाँ पर अगर मैं ऑल्टरनेटिव देखता हूँ तो यहाँ पर जो A ऑप्शन है रियल फ्लो का वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. अब यहाँ पर 7 पे चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी. इमेजिनरी इकोनॉमी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम 2020 से 2021 डैश बाय डैश करोड़ यहाँ पर क्या हुआ. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पता लगाना है. BOT का फुल यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो एक्सपोर्ट है वो 1000 से 1100 गया है. तो यहाँ पर 100 करोड़ से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है. अगर मैं बात करता हूं इंपोर्ट का तो इंपोर्ट 800 से 850 हुआ है, यानी कि 50 करोड़ से बढ़ा है. तो अगर मैं BOT पर इसको रखता हूं तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि 100 माइनस 50 करता हूं, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड 50 करोड़ आता है, यानी कि 50 करोड़ से बढ़ा है हमारा BOT. तो यहां पर जो अपना C ऑप्शन है दैट इज इंक्रीज बाय 50 वो करेक्ट आंसर हो जाता है. अब आप लोग यहां पर सोचोगे भैया आप तो ऑप्शन ही नहीं बता रहे हो, डायरेक्टली सॉल्व करते जा रहे हो. तो मैक्रो में आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली ऑप्शन पे देख करके टिक लगाना है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी. अगर आप लोग 8th क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पे आता है कि इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जर्नल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी गवर्नमेंट में कम अप विद अ सरप्लस बजट टू अचीव द बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ. तो अगर यहाँ पर हमारा जो प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट किस बजट ऑब्जेक्टिव के साथ आएगी? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइस स्टेबिलिटी या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब देखो अगर मैं इसके ऑप्शंस को देखता हूँ, ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर 1 ओनली दिया गया है, 2 ओनली, 3 ओनली या फिर 1 and 3. तो अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो यहाँ पर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकता, वो तो भैया अपन का गरीबी और अमीरी के बारे में अगर आए तो फिर आपको लिखना है. प्राइस स्टेबिलिटी हो सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भी टैक्सेस की बात ज्यादा की जाती है. तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज सेकंड 2 ओनली. तो जब भी प्राइस स्टेबिलिटी, तो यहां पर प्राइस स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो यहां पर आपको पढ़ लेना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में यही पॉइंट आएगा. अब नेक्स्ट पर चलते हैं तो असर्शन हमको बोल रहा है कि एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ APC इज 0. तो इसको अपन लोग कंफर्म करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं. तो यहां पर C/Y होता है. तो अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए ही आपने खर्च कर दिए, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 आंसर आएगा. तो हमारा जो असर्शन है वो गलत हो जाता है, रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. जहां पर आपका असर्शन गलत हुआ आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है.
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि सेविंग फंक्शन कैन बी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ऑफ कोर्स ये बात है, बिल्कुल सही यहां पर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कंजम्पशन कर्व मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो कंजम्पशन कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। सो यहां पर जो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट मे लीड टू इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, डिक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, नो चेंज या फिर नो चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो यहां पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम हो रहे हैं तो उससे हमारे लिए तो फायदा ही है, हमारा कम पैसा बाहर जाएगा। तो यहां पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, डिक्रीज वहां पर जाएगा। तो बी इज योर राइट आंसर। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं तो यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है, ये बताना है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, क्रेडिट प्रोवाइडेड टू कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल एजेंसी प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर इश्यूअर ऑफ करेंसी। सो यहां पर सारे काम ही करती है, लेकिन यहां पर एनुअल बजट मेंटेन नहीं करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, निर्मला सीतारमन जी का काम है। तो वहां पर जो है चीजें बदल जाती है। तो सी इज योर राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन पे स्टेटमेंट 1 आ जाता है कि इंपोर्ट ऑफ गोल्ड्स फ्रॉम दुबई विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर मैं गोल्ड को इंपोर्ट कर रहा हूं दुबई से तो वो डेबिट साइड पे जाएगा और यहां पर करंट अकाउंट में आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आएंगे, लेकिन गोल्ड एक गुड्स एंड सर्विसेज में आता है। सो यहां पर ये जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलेंगे तो यहां पर आएगा कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो अगर हमारा आउटफ्लो हो रहा है यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, तो क्या वो क्रेडिट साइड में आएगा? तो एक चीज हमेशा याद रखना, आउटफ्लो हमेशा डेबिट में आता है, इनफ्लो हमेशा क्रेडिट में आता है, अगर आप एक आर्ट्स के बच्चे हो तो। सो यहां पर स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो ए इज योर राइट आंसर। अगर हम लोग फिफ्थ पर चलते हैं तो यहां पे आता है कि स्टेटमेंट 1 स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यस, स्टॉक हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है। फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो वेरिएबल्स एंड स्टॉक वेरिएबल्स आर सेम, ये बिल्कुल नहीं होता है। फ्लो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। सो यहां पर जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो तो ट्रू है, पर स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो ए इज योर राइट आंसर। देन अगेन यहां पर आ जाता है, यहां पर फ्लो वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्कूल, बैंक बैलेंस ऑफ मुकेश एट 31 मार्च 2020, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर मोहित एट 31 दिसंबर 2021। तो जब भी आपको स्पेसिफिक डेट दी होती है तो कभी भी उसको हम लोग स्टॉक, हमें कभी भी फ्लो नहीं बोलते, हमेशा वो स्टॉक होता है। तो सी और डी तो अपने कट जाते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो वो भी नहीं आएगा, लेकिन जो एनुअल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर जो है ना वो आपका पीरियड ऑफ टाइम में आ रहा है, प्लस वो बार बार फ्लक्चुएट करता है, इसलिए यहां पर हमको उसको पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करना होता है, एंड दैट इज द रीजन फॉर फ्लो। अब सिक्स क्वेश्चन पे जाते हैं तो इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 एंड दिस सेविंग इज -100 करोड़, द रेलेवेंट सेविंग्स एट इनकम लेवल ऑफ 1400 करोड़ विल बी। तो हमको इनकम दी है, डिस सेविंग दी गई है, एंड यहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी है, यहां पर हमको सेविंग फंक्शन लगाना पड़ेगा। सेविंग फंक्शन कैसे लगाओगे? S इक्वल्स टू -C प्लस 1 माइनस बी वाई, और 1 माइनस बी का मतलब यहां पर MPS है। अब देखो हमको -C दिया हुआ है, कैसे दिया गया है? डिस सेविंग यहां पर 100 करोड़ की दी गई है। सो डिस सेविंग को ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जाता है। तो यहां पर -100 आपका वो हो जाएगा। सो -100 में प्लस कर दो अपना 1 माइनस बी यानी कि MPS। अब देखो K की वैल्यू अपन को दी गई है 5, K इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS होता है। सो 1/5 हो गया, तो 1/5 इज योर MPS इनटू आपका Y। तो Y यहां पर क्या हो जाएगा? Y की अगर मैं बात करता हूं तो 1400 करोड़ दिया गया है। सो 5 को जरा डिवाइड करो, 1400 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 1 5, 5 2 10 होगा, और 4 बचा रहेगा तो 8 जा, तो 280 यहां पर आएगा। 280 आंसर में से -100 कर दोगे, सो यहां पर कितना आंसर आ जाएगा? 180 यहां पर आंसर आएगा। तो अगर मैं देखता हूं बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। ओरली सॉल्व कराया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सेकंड पर चलते हैं तो यहां पे आ जाता है द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज बिटवीन डैश एंड डैश। तो हम सब लोग जानते हैं डायरेक्टली यहां पर आंसर आएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो हमारा 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में घूमता है, या तो 1 आएगा या तो इन्फिनिटी आएगा। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे वाले 7 क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहां पे आता है इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी इट मे डैश। तो यहां पर हमको क्या करना है? मनी सप्लाई को कम करना है।
तो यहाँ पर हम बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे कैश रिजर्व रेशियो को, सेल करेंगे सिक्योरिटीज या फिर बाय करेंगे सिक्योरिटीज। तो देखो बैंक रेट तो इंक्रीज करेंगे ताकि पैसा मिल जाए, तो जब भी इन्फ्लेशन आए या फिर हमको मनी सप्लाई को कम करना पड़े तो पैसा खींचना है। बैंक रेट इंक्रीज करूंगा, पैसा खींच लूंगा, रिड्यूस करूंगा CSR तो उससे कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। सेल करूंगा सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटी सेल करूंगा लोग खरीदने के लिए आएंगे तो पैसा मेरे पास आ जाएगा, जो कि मैं चाहता था। तो 1 और 3 आपका यहां पर हो जाएगा। बाय मैं नहीं करूंगा सिक्योरिटीज को, वरना वो दिक्कत करेगा। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाता है, दैट इज 1 और 3। अब यहां पर 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। यानी कि यहां पर सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है। सप्लाई का मतलब होता है कि पैसा आ नहीं रहा है जिससे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड, अगर आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को अब्रॉड भेज रहे हो तो पैसा आएगा, यस आएगा। रेमिटेंसेज बाय इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड, तो अगर आप लोग यहां पर इंडियन वर्कर्स से कुछ पैसा मंगवा रहे हो तो क्या वो आएगा, तो यस इससे भी पैसा आएगा। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से घड़ी बुलवा रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। सो यहां पर जो अपना करेक्ट ऑप्शन आता है सी। क्लियर बात, तो सी इज योर राइट आंसर। नाउ बी पर चलते हैं, चॉइस पर, दैट इज कि यहां पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है जिस पर हम लोग को करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट निकालना है। सो यहां पर अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, सो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर ये चीज नहीं होगा, गलत होगा ये, क्योंकि यहां पर तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आएगा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। हम लोग अकोमोडेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो ये प्रॉफिट मोटिव के नहीं होते हैं। अकोमोडेटिंग प्रॉफिट के लिए तो ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस की बात करता हूं तो नॉन प्रॉफिट नहीं, ये भी गलत है। 4th की बात करता हूं, लोन फॉरवर्डेड टू श्रीलंका ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पर जो लोन है अगर हम लोग देते हैं श्रीलंका को तो इससे सप्लाई नहीं हो रहा है, इससे तो अपना पैसा जा रहा है, तो ये तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी आएगा। तो यहां पर जो चारों ही ऑप्शन है वो गलत हैं, और ये क्वेश्चन कुल मिला करके गलत हो जाता है। तो CBSE आपको हर ऑप्शन पे नंबर देगी। तो 9 पे चलते हैं, तो जाता है कि असर्शन दैट इज कि एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स आर नेवर इक्वल टू ईच अदर। तो कभी भी एक्स एंटे सेविंग्स कभी भी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट से इक्वल नहीं होता है, ये असर्शन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप लोग के पास 100 रुपए की इनकम है तो उसमें से 50 रुपए आपने सेव किया, 50 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है बात, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करता हूं रीजन की, तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड में नॉट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। पर हमको बोला गया है कि अगर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तो आपका AD विल ऑलवेज बी इक्वल टू AS। ठीक है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। तो यहां पर असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं, एंड क्योंकि दोनों ही गलत है और ऑप्शन हमको नहीं गिवन है तो अगेन ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो CBSE आपको फ्री के नंबर देगी। तो ऐसा विश करो कि आपके जो क्वेश्चंस है वो गलत आ जाएं, ताकि आपको फ्री में MCQs में नंबर मिल जाएं। बस एक चीज याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन बोला गया है द वैल्यू ऑफ APC कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, यानी कि कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो ये बिल्कुल सही हो जाता है। और रीजन बोला गया है कि APC इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। तो APC जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ इनकम। ये आपका मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि इनकम के हिसाब से चलता है। सो यहां पर जो आपका असर्शन है वो तो ट्रू है पर रीजन फॉल्स है, तो C इज योर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री। तो अगर मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की, तो यस आपका फिजिकल कैपिटल बढ़ रहा होता है एंड इन्वेंट्री में भी आपका चेंज आ रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही डेफिनेशन से संदीप गर्ग से यहां पर ली गई है। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपकी जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट से इक्वल होती है। तो यहाँ पर बोथ जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है कि एन इंडियन कंपनी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। तो बाहर की कंपनी से यहाँ पर लोन लिया गया है। सो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है उसको कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, किस साइड पर एंड किस अकाउंट में। सो यहाँ पर अगर हमने लोन लिया है तो लोन लेने पर हमारे पास पैसा आ रहा होता है। सो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आएगा एंड क्योंकि पैसा आ रहा है तो क्रेडिट अकाउंट होगा। सो यहाँ पर जो C ऑप्शन है दैट इज आर राइट आंसर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आता है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन अ बिड टू डैश द स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सो यहां पर क्या किया जाता है, तो जो सेल या फिर डिक्रीज, परचेज या डिक्रीज, सेल या इंक्रीज या फिर परचेज या फिर नॉट चेंज। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो यहां पर सेल करती है गवर्नमेंट स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ताकि वो डिक्रीज कर सके यहां पर मनी सप्लाई को जो कि इकोनॉमी में है। सो यहां पर जो A ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है।
उसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन अपना आ जाता है या फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाता है, तो ऑफकोर्स ही बात है डेबिट और क्रेडिट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यस ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस रिस्टोर बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ऑटोनॉमस नहीं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो यहाँ पर रिस्टोर करते हैं बैलेंस को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 यहाँ पे फॉल्स है। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारा सामने आ जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स ऑफ 1 and 2। तो यहाँ पर 1 पर इनकम दिया गया है और सेकंड पर कोई एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो एक्सपेंडिचर में तो भैया कंजम्पशन ही आएगा और इनकम पे भी सिर्फ एक ही इनकम आती है, दैट इज फैक्टर इनकम। सो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सो मेरा ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, लेकिन जो सी ऑप्शन है फैक्टर इन कंजम्पशन दैट इज माई राइट आंसर। अब यहाँ पर चॉइस पर हमको आ जाता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस डू नॉट इंक्लूड। यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या इंक्लूड नहीं करता है? सो इंटरेस्ट करता है, रेंट भी करता है, प्रॉफिट भी करता है, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं करता है, तो दैट इज आवर राइट आंसर। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इफ एमपीएस इज 0.5, तो 0.5 दिया गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो 1000 बार बता चुका हूं कि k इक्वल्स टू 1/MPS होता है। तो 0.5 होगा तो डेसिमल कट के ऊपर जाएगा 10, तो यहाँ पर 2 इज योर वैल्यू। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखिए चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं तो बोला है एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम अकर्स बाय 3000 करोड़। तो 3000 करोड़ से बढ़ गई है नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट जो है वो 1200 करोड़ से बढ़ गई है, तो हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है बिल्कुल, तो जो इनकम है आपकी 3000 करोड़ की उसको डिवाइड कर दो 1200 करोड़ से, तो 0 0 कट जाएगा, 3 4 12, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है, और 3 10 30 हो जाएगा, तो 10/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू जाएगी दैट विल बी 2.5। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या इंक्लूड करता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद गवर्नमेंट, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स, या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स। तो देखो जो डिमांड डिपॉजिट हम लोग M1 में अगर बात करते हैं तो M1 तो एक तो इन लोगों ने डायरेक्टली नहीं दिया है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स की बात की गई है। सो डिमांड डिपॉजिट्स में आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स तो आएंगे, लेकिन करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो सी और डी में से कोई भी ऑप्शन लगा दो, यहाँ पर आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट वैसे नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो तो एक फिक्स्ड टाइम के लिए होते हैं। सो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सी और डी दोनों ऑप्शन होगा, और ये जो क्वेश्चन है उसको साइड कर दो, थोड़ा सा खराब क्वेश्चन था, ये गलत क्वेश्चन था, तो फ्री के नंबर आपको मिल जाते अगर आप सी और डी में से एक लगा के आते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट 1 जहां पर बोला गया है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मिलेड टू राइज इन एक्सपोर्ट। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि पहले अगर $1 70 रुपए में खरीद रहे थे तो अब जो $1 है वो 80 रुपए का हो गया, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। तो यहां पर एक्सपोर्ट्स राइज हो जाएगा। क्यों राइज हो जाएगा? क्योंकि जो बाहर के लोग हैं पहले उनको $1 में 70 रुपए मिल रहे थे, अब 80 रुपए यानी कि ज्यादा मिल रहा है, तो यहां पर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है? ड्यू टू द डेप्रिसिएशन। अब यहां पर डेप्रिसिएशन अगर हो रहा है इंडियन नेशनल रुपी का, तो जो परचेजिंग पावर है US डॉलर का वो बढ़ जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया बढ़ गया ना परचेजिंग पावर। सो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो सी अपना सही ऑप्शन हो जाता है। अब अगर हम लोग इसी के चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं तो बोला गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटैंजिबल आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनटैंजिबल क्या होता है? तो याद रखना हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनटैंजिबल सर्विसेज होती हैं। तो यहां पर अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट ग्रेन्स की बात करूं तो नहीं आएगा, क्रूड ऑयल की बात करूं नहीं आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू USA सर्विसेज आ गया ना, ये आपका डायरेक्टली सही ऑप्शन हो जाता है। डी में भी आपका कोल बोला था, दैट इज नॉट अ सर्विस, दैट इज अ गुड। 9 पर चलते हैं तो आ जाता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजन। तो यहां पर असर्शन अपन को बोला गया है कि एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रियल आउटपुट। तो अगर आपकी डिमांड एक्सेस में चली गई है तो उससे आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी जरूरत से ज्यादा डिमांड जाती है तो आप यहां पर उससे आपका रियल आउटपुट इसलिए इंक्रीज नहीं होता है क्योंकि आप ऑलरेडी पूरे के पूरे फुल अपने उस पर काम कर रहे हो, फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। तो आपके जितने रिसोर्सेज थे वो भी फुल पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी फुल पे कर रहे हैं, तो आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा, उतने ही पर रहेगा, क्योंकि अपने पास उतने ही रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अब बढ़ नहीं सकते, फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। रीजन यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर्ड डिमांड
करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ऑफकोर्स ये बात है, एक्सेस डिमांड जो है अपनी डिजायर्ड डिमांड और एक्चुअल डिमांड के बीच में गैप क्रिएट कर देती है। दोनों ही सही है, पर यहाँ पर जो रीजन है उसमें एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन दे रहे हैं और असर्शन में कुछ और बात की जा रही है। सो यहाँ पर जो असर्शन रीजन है वो दोनों सही तो हैं, पर उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कि असर्शन जो है बोला गया है कि रिच पीपल हैव लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी एज कंपेयर टू पुअर पीपल। तो यहाँ पर जो रिच लोग होते हैं उनका एमपीसी कम होता है पुअर पीपल से, एंड दिस इज राइट, बिकॉज जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनको बढ़ी हुई इनकम उनकी सेव हो रही होती है, वो उसको खर्च नहीं करते, इसलिए उनका जो एमपीसी है वो कम होता है। एंड इसके अलावा रीज़न बोला गया है कि जो कंजम्पशन कर्व है मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। तो भैया अबव द ओरिजिन होता है, ये भी सही बात है। सो यहाँ पर जो ए और बी है, जो असर्शन रीजन है, दोनों सही तो हैं, पर यहाँ पर दोनों में अलग अलग बात की जा रही है, इसलिए मैं बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा कि दोनों सही तो हैं पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर, यानी कि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। से यहाँ पर बोला है कि कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू परचेज द इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। सो यहाँ पर वो क्या कर रही है, जो परचेज कर रही है करेंसी को अब आरबीआई। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग या फिर मैनिपुलेटेड। तो यहाँ पर याद रखना कि जो इंडियन करेंसी अगर बात करिए ना, इंडियन करेंसी हमेशा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम पे चलती है। हमारे यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई भी काम करती है और गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है। सो यहाँ पर सी ऑप्शन इज आर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आता है स्टेटमेंट 1 दैट इज कि इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर जो एडी होता है उसका C+I दो कंपोनेंट होते हैं, तो बिल्कुल सही है, टू सेक्टर इकोनॉमी अपने में चलता है। देन स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर बोला गया है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद अ पॉजिटिव स्लोप। तो देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, एग्रीगेट डिमांड हमेशा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन आता है। सो ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फोर्थ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ। तो यहाँ पर डेफिसिट कब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? So current account payments over current account receipts, capital account payments over capital account receipts, autonomous payments over autonomous receipts या फिर accommodating payments over accommodating receipts। accommodating का कुछ काम नहीं है, capital current का कुछ काम नहीं है, balance of payment में सिर्फ autonomous payments का काम होता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो जाता है मैच द कॉलम, हमको यहाँ पर करेक्ट पेयर निकालना है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रोन इन पर्सनल गार्डन दैट इज अ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, यही अपना डायरेक्ट सही हो जाता है, क्योंकि अगर आपने अपने गार्डन में कुछ भी चीज उगाई है तो वो आपका पर्सनल है, तो ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है, इसलिए ए इज योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ के देख लेना। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर बी आ जाता है दैट इज कि यहाँ पर हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमको फर्स्ट बोला गया है बेकर का। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड दिया गया है। सो हम सब लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करोगे तो वैल्यू एडेड मिलेगा। तो फर्स्ट निकालने के लिए मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2000 दिया गया है और यहाँ पर वैल्यू एडेड भी 2000 दिया गया है, दोनों को प्लस कर दो तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। तो 4000 इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखो सी ऑप्शन तो अपना कट जाता है। ओके, सी ऑप्शन कट गया, सी का कट गया। नाउ यहाँ पर अगर नेक्स्ट पे चलते हैं तो आ जाता है दैट इज कि सेकंड क्या आएगा। सो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? सो अपना अभी यहाँ पर 4000 आया, तो 4000 प्लस 4000 8400 और फिर 2000 प्लस करोगे 10400। तो 10400 तीनों में दिया गया है, तो अभी कोई नहीं कटेगा। देन थर्ड पर चलते हैं अपन। सो दैट इज कि 4400 हमको दिया गया है, उसमें से 400 बचा, तो ऑफ कोर्स ही बात है 4400 में से 4000 माइनस हुआ होगा तभी तो 400 कटा होगा, 400 बचा ना। सो ऑफ कोर्स ही बात है 4000 अपना नेक्स्ट आ जाता है। सो अगर हम लोग देखते हैं ए और बी में दोनों में 4000 दिया गया है थर्ड वाले पॉइंट पे। अब फोर्थ पर चलते हैं। सो 10400 में से 6000 माइनस करोगे तो 4400 आपका बचेगा, तो बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करके इसको करना है, बहुत ही ईजी था, बस थोड़ा सा बड़ा था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज कि यहां पर इफ एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 30 करोड़, द रेलिवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? C इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC मल्टीप्लाइड बाय इनकम।
ठीक है। अब यहाँ पर हमको बोला गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन 30 है, जो कि सारे ऑप्शंस में कॉमन दिया गया है। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमपीसी की यहाँ पर वैल्यू निकालना है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 दिया गया है, तो K इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी वाला फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व कर लोगे, आंसर जाएगा। एक बार जल्दी से बता देता हूँ। सो K अपना 4 दिया गया है, 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 माइनस यहाँ पर एमपीसी आ जाएगा, कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई पे भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। सो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात। अब यहाँ पर 4 उस साइड पे चला जाएगा, या फिर 1 इस साइड पर ले आओ, तो यहाँ पर जाएगा 4 एमपीसी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू कितनी जाएगी 3/4। इसको अगर तुम लोग मतलब जब डिवाइड करोगे तो 4 0 0, तो 0.75 विल बी योर वैल्यू। सो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है दैट इज 30 प्लस 0.75 वाई विल बी योर राइट आंसर। अगर तुमको नहीं समझ में आया हो तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे को बता देना, मैं तुम्हें वहाँ पर सॉल्यूशन अलग से भेज दूंगा। अगर बी पर चलते तो जाता है कि इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स, वाई इनकम जो है वो सेविंग के इक्वल है। सो एमपीसी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, या फिर इक्वल टू 0। सो अगर y इज इक्वल्स टू, यानी कि अगर तुम्हें 100 रुपए की इनकम है, तुमने पूरी की पूरी सेव कर ली, तो एमपीसी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 7 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर क्या दिया गया है कि M1 इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर M1 में तो डिमांड डिपॉजिट आता ही है, तो ये वाला तो ऑप्शन अपना मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। मनी सप्लाई रिफर्स टू एसेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर एसेट्स कौन से, एसेट्स कुछ नहीं होते हैं यहाँ पर, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अपना जो डी है दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। 8 पर चलते हैं तो जाता है यहाँ पर कि सपोज द प्राइस ऑफ द यूके पाउंड हैज इंक्रीज फ्रॉम 70 to 80 ओइंग टू द मार्केट फोर्सेस। तो पहले हमारा $1 या फिर 1 यूके आपका कितने का मिलता था, 70 रुपए का मिलता था, अब 80 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, महंगा हो गया है। दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इज एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड, रिवैल्यूड या फिर डीवैल्यूड। तो पहले 70 का मिल रहा था, अब 80 का मिल रहा है, यानी कि अपनी जो करेंसी है वो डी वैल्यू हुई है। सो यहाँ सॉरी डेप्रिशिएट हुई है, क्योंकि खुद से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है वो राइट आंसर आ जाता है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में एक फर्क होता है, क्या फर्क होता है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए है, तो जल्दी से भैया बता देना। ठीक है, नाउ बी अपन अगर पॉइंट पर चलते हैं तो यहां पर जाता है कि सपोज कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन हैपन इन सच अ केस अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। सो यहाँ पर अगर कंट्री एक्स में समझ लो इंडिया है, उसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन है, और कंट्री वाई यानी कि चाइना, उसमें इन्फ्लेशन यहाँ पर नहीं है। सो इंडिया में यहाँ पर क्या दिक्कत है, अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री एक्स, a deficit trade balance in country X, a rise in exports from country X to country Y, या फिर deficit trade balance of country Y। तो देखो deficit trade balance country Y में हो ही नहीं सकता है, rise in exports भी नहीं हो सकता country X में, deficit trade balance जो है country X में वो होगा। सो B is your right answer, क्योंकि deficit है तभी तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्लियर है बात। 9 पर चलते हैं। असर्शन दिया गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मैं मेरी इच्छा तो है काम करने की, पर तब भी मैं अनएम्प्लॉयड हूं। सो यहाँ पर ऑफकोर्स ही बात है, इसका एब्सेंस होता है, ये चीज़ नहीं होती है फुल एम्प्लॉयमेंट में, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है। सो यहाँ पर असर्शन इज ट्रू। रीजन की बात करता हूं तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल्ड बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिवेलिंग वेज रेट। तो यहाँ पर दोनों में ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सही बात की गई है, दोनों सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ए इज योर राइट आंसर। नाउ यहाँ पर 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज कि इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS इज 0.25। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 200 करोड़। तो यहाँ पर हमको MPS की वैल्यू दी गई है। सो मैं 0.1 अपॉन 0.25 से यहाँ पर डेसिमल काटूंगा तो यहाँ पर 2 0 जाएंगे तो 4। तो 4 आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी किसकी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो मल्टीप्लायर की मेरी वैल्यू हो गई 4, और यहाँ पर बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ के हैं। सो 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, तो वाई मेरा ऊपर आ जाता है, दैट इज इनकम। सो वाई की वैल्यू आएगी 4 × 200, दैट विल बी 800 करोड़। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से टेलीग्राम चैनल पर जाना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगी। सो फाइनली हम लोगों ने अपनी 50 MCQs को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
एंड अगर आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस चाहिए हो इंडियन इको और मैक्रो के, तो ये दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। एंड यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे साथ आपकी सबकी हेल्प होती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।